हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 11th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग मेश एनालिसिस। देखो ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। इट मींस बाय यूजिंग केवीएल, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे, लेकिन हम यहाँ पे एडिशनल एक काम करेंगे। हम इसको आपको दो तरह से सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमने एक लूप में क्लॉकवाइज करंट लिया है तो दूसरे लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट लिया है। ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो हम आपको यहां पे दो तरह से सॉल्व करके बताएंगे, जिसमें एक तरीका यह रहेगा कि हम दोनों लूप में सेम करंट का डायरेक्शन लेंगे, वो एक तरह से सॉल्व करके बताएंगे, और दूसरा तरीका यह रहेगा कि हम दोनों लूप में करंट का डायरेक्शन चेंज करके आपको देंगे, एक इसमें क्लॉकवाइज एक इसमें एंटी क्लॉकवाइज। फिर भी हम जो आंसर निकालेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम निकालेंगे। तो ये आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। तो चलो यहां पे ये अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जाहिर सी बात है यहां पे हम लूप चेक करेंगे। यहां पे दो लूप हमें दिखाई दे रहे हैं, लूप 1 लूप 2। ठीक है, लूप 1 में यहां पे 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और लूप 2 में भी यहां पे 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यहां पे अगर इसमें करंट फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले दोनों लूप के करंट्स फाइंड आउट करेंगे। लूप 1 लूप 2 दोनों का पहले करंट फाइंड आउट कर लो, फिर हम आसानी से ये 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट एट द लास्ट निकाल सकते हैं। तो यहां पे ये दोनों लूप में हम सबसे पहले करंट का डायरेक्शन ले लेंगे, दैट इज क्लॉकवाइज। जैसा हमने आपको कहा कि हम आपको दो तरह से सॉल्व करके बताएंगे, तो ये रहेगा मेथड 1। तो ये जो हमने करंट लिए हैं, हम ये करंट को कहेंगे I1 और ये करंट को हम कहेंगे दैट इज I2। ठीक है, करंट का डायरेक्शन लेते समय आपको वोल्टेज सोर्स के प्लस या माइनस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीधा सीधा यहां पे क्लॉकवाइज लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम इसको सॉल्व करके बता रहे, और 10 ओम में से करंट कितना आएगा वो यहां पे आपको बता रहे, ये रहेगा मेथड 1। तो यहां पे हम करेंगे दैट इज मेथड 1। तो देखते हैं मेथड 1 में कैसे। तो दोनों लूप में हमें सबसे पहले केवीएल अप्लाई करना है। तो चलो सबसे पहले लूप 1 में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो लूप 1 में कितने एलिमेंट्स है? लूप 1 में 3 एलिमेंट्स है। इसका मतलब यहां पे 3 टर्म्स का एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते समय आपको रूल क्या यूज करना है वो सुनो। रूल ऐसा है कि करंट वोल्टेज सोर्स में आपको चेक करना है कि नेगेटिव साइड से एंटर करता है या पॉजिटिव साइड से एंटर करता है। आपको बस ये चेक करना है। करंट अगर वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव में लो, और अगर करंट वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव लो। बस इतना करना है। ठीक है, देखो ये लूप है, ये लूप में ये करंट I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो करंट I1 है ये वोल्टेज सोर्स में कौन से साइड से एंटर कर रहा है वो चेक करो। तो ये देखो ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है और ये ऐसा एंटर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ठीक है, करंट जो है I1 यहां पे ऐसे नेगेटिव साइड से एंटर करता है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम यहां लिखते समय नेगेटिव में लिखेंगे। तो ये हमने लिखा नेगेटिव में। ठीक है, क्या लिखा? -20। ओके, और अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, रिमेनिंग सभी एलिमेंट्स आपको प्लस में ही लिखना है। ठीक है, 5 भी प्लस में आएगा और ये 10 ओम भी प्लस में आएगा। हमें 5 और 10 दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप यहां पे लिखना है, और दोनों का वोल्टेज ड्रॉप आपको प्लस में ही लिखना है। तो सबसे पहले 5 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, तो वो हो जाएगा 5 इंटू I1। ठीक है, 5 में से I1 फ्लो हो रहा है तो 5 इंटू I1, तो हम लिखेंगे 5 इंटू I1। और अब 10 में से फ्लो होने वाला करंट वो हो जाएगा दैट इज I1 माइनस I2, इसलिए 10 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 10 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। देखो ये हमने 3 टर्म्स वाला इक्वेशन यहां लिख लिए, 1 2 3 टर्म्स आई। ठीक है, ये जो 10 ओम जो रेजिस्टेंस वाला ब्रांच है ये कॉमन ब्रांच है। ये जो ब्रांच है ये कॉमन ब्रांच है, दोनों लूप के लिए ये कॉमन है। इसका मतलब इसमें से दोनों साइड के करंट फ्लो हो रहे हैं, I1 भी फ्लो हो रहा है I2 भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, I1 जो है ये ऐसा क्लॉकवाइज है, तो ये 10 ओम में ऐसा ऊपर से एंट्री कर रहा है, और I2 जो है ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये 10 ओम में ऐसा नीचे से एंट्री कर रहा है। ठीक है, दोनों साइड के करंट क्लॉकवाइज है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लूप 1 का करंट लूप 2 से बड़ा है ऐसा मान के चलो। लूप 1 का करंट अगर लूप 2 से बड़ा है तो 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट अभी हो जाएगा I1 माइनस I2। तो इसलिए हमने लिखे I1 माइनस I2।
ओके, जब हम लूप 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो लूप 2 का करंट लूप 1 के करंट से बड़ा हो जाएगा, तब हम 10 में से फ्लो होने वाला करंट लिख लेंगे i2 माइनस i1। अभी हम लूप 1 में हैं इसलिए i1 माइनस i2, जब लूप 2 में जाएंगे तो i2 माइनस i1। समझ में आया? ठीक है, तो चलो यहां पे हमने इक्वेशन तो लिख लिया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसके थ्रू हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएगा। देखो कैसे, तो यहां पे -20 को राइट साइड में शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ i1 प्लस 10 ऑफ i1 माइनस 10 ऑफ i2 इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 ऑफ i1 माइनस 10 ऑफ i2 इक्वल्स टू 20। ओके, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ये हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। लूप 1 में हमने केवीएल अप्लाई किए तो हमें एक ऐसा इक्वेशन मिला, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और अब हम लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 2। देखो लूप 2 में हम अब केवीएल अप्लाई करेंगे। ये पूरा वीडियो देखो, आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्लॉकवाइज लेने से या एंटी क्लॉकवाइज लेने से क्या होता है नहीं होता है। तो देखो ये हम लूप 2 में अब केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो लूप 2 में कितने एलिमेंट्स है? लूप 2 में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। ठीक है, चलो वोल्टेज सोर्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स में आपको बस ये चेक करना है कि करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है या नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो देखो करंट ऐसा क्लॉकवाइज है और ये करंट जो I2 है ये वोल्टेज सोर्स में ऐसा देखो पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है इस बार। ठीक है, ऐसा ऊपर से एंटर कर रहा है, ये देखिए ऐसा। ठीक है, ऐसा ऊपर से पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो हम वोल्टेज सोर्स का वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव में, तो ये हम लिखेंगे पॉजिटिव में 20। ओके, और अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव में ही आपको ले लेना है। 10 ओम और 2 ओम ये दोनों के दोनों यहां पे प्लस में ही आएंगे, ये दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें यहां पे लिख लेना है। तो 2 में से फ्लो होने वाला करंट है I2, तो 2 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2 इंटू I2। ठीक है, और 10 में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I2 माइनस I1, तो ये हमने यहां पे लिखेंगे 10 इंटू दैट इज I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। देखो जब हमने लूप 1 का इक्वेशन बनाए थे तो लूप 1 के टाइम 10 में से फ्लो होने वाला करंट था I1 माइनस I2। ठीक है, और अब आप लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लूप 2 का करंट लूप 1 के करंट से बड़ा है, तो अब 10 में से फ्लो होने वाला करंट हो गया I2 माइनस I1। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जो लूप के लिए आप सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट दूसरे लूप के करंट से बड़ा है ऐसा मान के चलना है। लूप 1 के टाइम I1 का वैल्यू था बड़ा इसलिए I1 माइनस I2, लूप 2 के टाइम I2 का वैल्यू बड़ा है इसलिए I2 माइनस I1। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन ब्रांच है, कॉमन ब्रांच के टाइम आपको हमेशा यही मेथड अप्लाई करना है। और अब इसको सॉल्व करो, इसके थ्रू हमें एक और इक्वेशन यहां मिलने वाला है। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखो 20 को उधर शिफ्ट करो तो -20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे 2 ऑफ I2 प्लस 10 ऑफ I2 माइनस 10 ऑफ I1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20। ओके, और अब ये I1 वाला टर्म पहले लिखो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 I1 प्लस ऑफ 12 I2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20। ठीक है, तो यहां पे हमें अब एक दूसरा इक्वेशन मिल चुका है। दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को अब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो आपको I1 I2 का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा। देखो दोनों इक्वेशंस मिल गई। अब ये दोनों को कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैन्युअली अगर आपको सॉल्व करना है तो यहां से आप I1 का वैल्यू यहां से निकालो I2 के फॉर्म में। ठीक है, I1 का वैल्यू I2 के फॉर्म में निकालो और वो I1 का वैल्यू यहां पुट करो तो आपको एक I2 मिल जाएगा, फिर वो I2 आप रिटर्न इसमें पुट करो तो आपको I1 मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको मैन्युअली ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप ये दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस मोड का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली I1 I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है। मेथड ये है कि आप इसको क्रैमर्स रूल का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करना बताते हैं, तो कुछ कॉलेजेस में क्रैमर्स रूल का यूज करके सॉल्व करना बताते हैं। तो आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर आपको इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पहले पुट करना होता है और फिर उसके बाद आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा ये फाइंड आउट करके I1 I2 फाइंड आउट करना होता है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, लेकिन यहां पे हम फिलहाल साइमल्टेनियस इक्वेशंस का यूज करके डायरेक्टली कैलसी में यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहां पे हमें ये प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व करना है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस का यूज करने वाले हैं। तो हम यहां पे डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस
में देखो ये हमने कैलकुलेटर ले लिए, कैलकुलेटर के इक्वेशन मोड में जाके देखो I1 का कोएफिशिएंट है 15, I2 का कोएफिशिएंट है -10 और कांस्टेंट है 20। यहाँ पे I1 का कोएफिशिएंट -10, I2 का कोएफिशिएंट 12 और कांस्टेंट है -20। तो ये हमें I1 I2 मिल चुका है। I1 है 0.5 और I2 है -1.25। तो ये हम लिखेंगे I1 दैट इज 0.5 एम्पियर और I2 माइनस में है 1.25 एम्पियर। देखो I2 जो माइनस में है उसके तरफ आप ध्यान दो, I2 का वैल्यू माइनस में है, माइनस में है इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्शन चेंज करना है या माइनस साइन हटाना है। आपने माइनस साइन वहां पे एज इट इज रखे तो भी चलेगा, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां पे I1 I2 मिल चुका है और अब जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था लूप करंट का यूज करके, इट मींस I1 I2 का यूज करके आप ये 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट पता कर सकते हैं। तो अब ये I1 I2 का यूज करके हम 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट यहां पे लिख लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर करंट थ्रू 10 ओम इज, तो करंट थ्रू 10 ओम इसको हम कहेंगे I और बेस में लिखेंगे 10 ओम। ठीक है, I बेस में लिखे हमने 10 ओम। तो 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट अब क्या हो जाएगा, दैट इज देखो I1 I2 ये जो हमने निकाले हैं इसमें से कौन सा वैल्यू बड़ा है। ठीक है, देखो कौन सा वैल्यू बड़ा है, I1 I2 में से I1 वैल्यू बड़ा है 0.5, ये पॉजिटिव में है इसलिए ये बड़ा है, ये नेगेटिव में है ये छोटा है। तो ये वैल्यू बड़ा है तो जाहिर सी बात है 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू बड़ा है बड़े में से छोटा वैल्यू हमें माइनस करना है, तो I1 माइनस हमें I2 करना है, तो ये हम लिखेंगे I1 माइनस I2। ठीक है, और यहां पे अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस ऑफ -1.25। ठीक है, तो ये दोनों को यहां पे ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.75 एम्पियर। तो यहां पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 0.5 प्लस 1.25, तो ये 1.75 एम्पियर। तो फाइनली हमें 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया, कितना 1.75 एम्पियर। और ये हमने मेथड 1 से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, और अब हम यही आंसर मेथड 2 सेकंड मेथड से हम आपको सॉल्व करके बता रहे। अगर आपके कॉलेज में सभी लूप्स में सेम करंट का डायरेक्शन लेके सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है उसके लिए। लेकिन आपको अगर जो कंफ्यूजन था वो अगर आपको दूर करना है तो चलो ये हम अब मेथड 2 से यहां पे सॉल्व करके बता रहे हैं और आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, मेथड 2। ठीक है, देखो मेथड 2 क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो भी कंफ्यूजन था वो अब यहां पे दूर होने वाला है। तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे, एक लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे और दूसरे लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। इसका मतलब यह है कि हम यहां पे अब जो डायरेक्शन है वो वोल्टेज सोर्स का साइन देख के हम यहां पे डिसाइड करेंगे। अभी इसके पहले जो हमने यहां पे क्लॉकवाइज लिए थे, तब जब हमने यहां पे डायरेक्शन दिए थे तब हमने कोई भी टाइप के प्लस माइनस की तरफ ध्यान नहीं दिए थे कि वोल्टेज सोर्स का प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, कि ऐसे करंट यहां से इस तरह से निकलेगा वो क्लॉकवाइज जाएगा, वो हमने चेक नहीं किए थे। हमने डायरेक्टली सीधा सीधा क्लॉकवाइज दे दिए थे। ठीक है, और इसके थ्रू सॉल्व किए थे। लेकिन अब हम वोल्टेज सोर्स के साइन को हम चेक करेंगे पहले और साइन को देख के हम करंट का डायरेक्शन यहां पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये देखो लूप 1 में, देखो लूप 1 में प्लस ऊपर है माइनस नीचे है वोल्टेज सोर्स में, तो प्लस अगर ऊपर है तो करंट जो है वो प्लस टू माइनस हम यहां पे शो करेंगे। देखो करंट प्लस टू माइनस फ्लो होता है, दैट इज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्लस अगर ऊपर है तो जो इसका करंट है वो ऐसे ऊपर से ऐसा निकलेगा और इस तरह से ये फ्लो होगा। इसका मतलब लूप 1 में जो करंट है वो क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये करंट I1 ओके। लेकिन देखो लूप 2 में अब वैसा नहीं रहेगा। लूप 2 में जो वोल्टेज सोर्स है उसमें देखो प्लस माइनस क्या लिखा है, देखो प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, और अगर प्लस ऊपर है तो कन्वेंशनल करंट प्लस टू माइनस जो फ्लो होगा वो इस तरह से फ्लो होगा। देखो ऐसा ऊपर से निकलेगा। ठीक है, प्लस टू माइनस ऐसा, इसका मतलब ये है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो ये हम एंटी क्लॉकवाइज करंट ये शो करेंगे, तो ये हमने शो किया है और ये करंट है अब I2। ठीक है, अब देखो लूप 1 में क्लॉकवाइज है, लूप 2 में एंटी क्लॉकवाइज है। चलो देखते हैं अब ये कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो लूप 1 लूप 2 में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से मेन इफेक्ट कहां पड़ेगा, देखो मेन इफेक्ट पड़ेगा ये जो कॉमन ब्रांच है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। बाकी सॉल्व करने का टेक्निक सेम रहेगा, जो हमने आपको इसके पहले जो रूल बताए थे रूल बिल्कुल सेम रहेंगे, रूल में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, आपका सिर्फ कॉमन ब्रांच में जो करंट है उसमें सिर्फ यहां पे इफेक्ट पड़ने वाला है। कॉमन ब्रांच 10 ओम का रेजिस्टेंस, इसके पहले जो हमने मेथड 1 में जो सॉल्व किए थे 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट कभी I1 माइनस I2 था तो कभी I2 माइनस I1 था।
लेकिन अब यहां पे ऐसा नहीं रहेगा। अब 10 में से फ्लो होने वाला करंट यहां पे देखो क्या रहेगा, हम बता रहे, सुनो, ये देखिए, ये लूप में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये देखो, ये करंट ऐसा जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये कौन सा करंट है, ये I1 है, देखो ये है करंट I1 जो ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा I1 फ्लो हो रहा है, और ये I1 ये देखिए ये 10 ओम में से इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है, फ्लो हो रहा है, और यहां पे ये देखिए यहां से फिर से इधर जाएगा, और यहां पे देखो ये लूप में करंट I2, ये देखो ये करंट I2 फ्लो हो रहा है, और अगर ये करंट I2 इस तरह से फ्लो हो रहा है तो ये करंट I2 आगे चल के फिर यहां पे मिल जाएगा। देखो यहां पे एक नोड है, तो इधर से फ्लो होने वाला करंट I1 और इधर से फ्लो होने वाला करंट I2, दोनों करंट्स जो है वो ये नोड पे मिल जाएंगे, और वो दोनों मिलके यहां पे 10 में से फ्लो होंगे। इसका मतलब 10 में से फ्लो होने वाला करंट क्या है, तो ये है अब I1 प्लस I2, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कंफ्यूजन की जो बात कर रहे थे वो यहां पे है, ठीक है। तो इस टाइम आपको अब 10 में से फ्लो होने वाला करंट I1 प्लस I2 लेना है, ठीक है। चाहे फिर आप लूप 1 के लिए इक्वेशन बनाओ या आप लूप 2 के लिए इक्वेशन बनाओ, कोई भी लूप के लिए इक्वेशन बनाओ, 10 में से फ्लो होने वाला करंट I1 प्लस I2 ही रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखो। जबकि इसके पहले लूप 1 के टाइम I1 माइनस I2 था, लूप 2 के टाइम I2 माइनस I1 था। देखो चेंज हो गया था यहां पे, ठीक है, क्योंकि लूप 1 के टाइम I1 का वैल्यू हमने बड़ा ले लिए, इसलिए I1 माइनस I2। लूप 2 के टाइम I2 का वैल्यू हमने बड़ा ले लिए, इसलिए I2 माइनस I1। लेकिन यहां पे अब ऐसा नहीं है, यहां पे कोई भी लूप के लिए आप इक्वेशन बनाओ, 10 में से फ्लो होने वाला करंट I1 प्लस I2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से आएगा I1, इधर से आएगा I2, दोनों करंट्स ये नोड पे मिल जाएंगे और वो दोनों ऐड होके 10 में से फ्लो होंगे, ठीक है, समझ गए। तो चलो फाइनली अब यहां पे दोनों लूप में KVL की इक्वेशन बनाते हैं। तो ये अब हम यहां लिखेंगे, अप्लाई KVL इन लूप 1, अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में हम KVL अप्लाई करेंगे, तो देखो लूप 1 का तो इक्वेशन वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लूप 1 में करंट I1 फ्लो हो रहा है, लेकिन चेंज कहां पे होगा, चेंज जो है वो कॉमन ब्रांच में होगा। तो ये हम लिखेंगे -20 प्लस ऑफ 5I1 प्लस ऑफ 10, और अब लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। देखो चेंज कहां पे हुआ, देखो, ठीक है। बाकी पूरा ये देखो लूप 1 का इसके पहले का इक्वेशन और ये लूप 1 का इस बार का इक्वेशन, देखो पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म भी सेम है, तीसरे टर्म में यहां पे I1 माइनस I2 था, यहां पे I1 प्लस I2 हो गया, ठीक है। रीजन क्या था ये हमने ऑलरेडी यहां बता दिए हैं, ओके। बाकी रूल वही है कि करंट अगर वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड सेंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव में लो, या पॉजिटिव साइड सेंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लो, रूल वही है। बाकी कोई यहां पे चेंजेस नहीं हुए हैं, चेंज सिर्फ यहां हुआ है, ठीक है। और अब इसके थ्रू हम एक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा -20 प्लस ऑफ, एक काम करते हैं सीधा सीधा इक्वेशन बनाते हैं, इसको अब ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, यहां ऑलरेडी इसके पहले हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताए थे। तो ये 5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 15 ऑफ I1, ठीक है, प्लस ऑफ 10 I2 इक्वल्स टू, ये 20 को उधर शिफ्ट करो तो ये होगा +20, ठीक है। तो फाइनली ये देखो ये हमने इक्वेशन बना दिए, और ये लूप 1 का इक्वेशन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 यहां बन गया। और अब लूप 2 में हम KVL अप्लाई करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप 2। तो देखो लूप 2 में कितने एलिमेंट्स है, लूप 2 में 3 एलिमेंट्स है। और अब देखो लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनता है, तो लूप 2 में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये करंट वोल्टेज सोर्स में कौन से साइड से एंटर कर रहा है, चेक करो, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। तो ये करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये देखो ऐसा नीचे से एंटर करेगा, वोल्टेज सोर्स में ऐसा नीचे से एंटर करेगा, इस तरह से, ठीक है, ऐसा नीचे से एंटर कर रहा है, इट मींस नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव में रहेगा। तो ये हम लिखेंगे नेगेटिव, दैट इज -20, ओके। और अब रिमेनिंग सभी एलिमेंट्स आपको प्लस में ही ले लेना है, सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप वहां पे यहां पे लिखना है। तो अब इसके बाद ये होगा 2 इंटू I2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू I2, क्योंकि 2 में से फ्लो हो रहा है I2, और फिर 10 में से फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, तो ये हम लिखेंगे +10 और I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। देखो यहां पे जो है, अब हम कह सकते हैं कि आपका कंफ्यूजन शायद आपका पूरी तरह से दूर हो गया होगा, ठीक है। हमने कहा था कि दोनों लूप में 10 में से फ्लो होने वाला करंट जो है वो सेम ही रहेगा, I1 प्लस I2, उसको आपको छेड़ना नहीं है। तो देखो यहां पे भी I1 प्लस I2 था, 10 में से फ्लो होने वाला करंट, और यहां पे भी हमने लिखे I1 प्लस I2। इसके थ्रू एक इक्वेशन बनाओ, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ I1, देखो 10 ऑफ I1, 10 प्लस ये 2 प्लस ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 12 ऑफ I2
ठीक है, इक्वल्स टू 20, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए, ओके, ये हमने इक्वेशन यहां लिख लिए। कैसे आया समझ में आया? यहां पे हमने जैसा ये 10 को मल्टीप्लाई किए थे, ये 10i1 और 10i2, तो जो 10 को मल्टीप्लाई किए थे तो 10 + 5, तो ये हो गया 15i1, और ये 10i2 यहां लिखे थे। यहां पे भी हमने वही किए, ये 10 of i1 और ये 10 of i2। ठीक है, तो i1 वाला टर्म हमने यहां पहले यहां पे लिख लिए, और 10 of i2 है, तो ये 10i2 + 2i2, तो ये हो गया 12i2। हमने थोड़ा सा शॉर्ट में किए। ठीक है, आप ऐसा भी एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एक्सटेंड करके ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फाइनली यहां पे 2 इक्वेशंस बन चुकी है। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम फिर से कैलकुलेटर में डायरेक्टली साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। देखो, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। तो ये हमने कैलकुलेटर ले लिए, कैलकुलेटर के इक्वेशन मोड में गए, और देखो i1 का कोएफिशिएंट 15, i2 का कोएफिशिएंट 10 और कांस्टेंट है 20। ठीक है, 15, 10, 20, तो ये हमने लिख लिया है। और अब सेकंड में जाएंगे, यहां पे 10, 12, 20, तो ये हम लिखेंगे 10, 12, 20, तो ये हमने लिख लिया है। तो पहला आंसर आया है 0.5 और दूसरा आंसर इस बार है 1.25, दोनों पॉजिटिव में है। देखो, तो ये अब हम लिखेंगे i1 = 0.5 एम्पियर और i2 हम लिखेंगे 1.25 एम्पियर। ठीक है, देखो यहां पे चेंज कहां पे हुआ? देखो, चेंज ये हुआ कि i2 का वैल्यू जो इसके पहले निगेटिव में आया था वो इस बार पॉजिटिव में आया है। मैग्नीट्यूड वही है, जो उसका वैल्यू है वो तो वही है। देखो, यहां पे भी 1.25 एम्पियर था, इस बार भी 1.25 एम्पियर आया है, लेकिन चेंज कहां पे हुआ? चेंज ये हुआ कि इसके पहले वो निगेटिव में आया था, इसके अब जो है वो पॉजिटिव में आया है। ठीक है, और अब ये दोनों करंट्स का यूज करके हम 10 में से फ्लो होने वाला करंट यहां पे लिख सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर करंट थ्रू 10 ओम इज, तो ये हम लिखेंगे I, बेस में लिखेंगे 10 ओम इक्वल्स टू, अब हम सीधा सीधा लिखेंगे i1 + i2। अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि i1 बड़ा है कि i2 बड़ा है। इसके पहले देखो, जब हमने सॉल्व किए थे तो हमने आपको कहा था कि जो वैल्यू बड़ा है, बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस करो, ऐसा हमने कहा था। i1 बड़ा था, i2 छोटा था, तो हमने i1 - i2 किए। ठीक है, अगर यहां i2 बड़ा होता, i1 छोटा होता, तो हमने i2 - i1 किए होते। ठीक है, तो ऐसे टाइम में आपको चेक करना पड़ता है कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है, तब जाके आपको सब्सट्रैक्शन करना होता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हमने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि इधर से i1 आ रहा है, इधर से i2 आ रहा है, और दोनों ऐड होके 10 में से जा रहे हैं। ये ऑलरेडी हमने बता दिए थे। इसका मतलब 10 में से फ्लो होने वाला करंट ऑलवेज i1 + i2 ही रहेगा ये स्टेज में। तो यहां पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है, सब्सट्रैक्शन करना या क्या करना, तो वो आपको डायरेक्टली सीधा सीधा यहां ऐड करना है। तो ये हम लिखेंगे 0.5 + 1.25, तो ये हम लिखेंगे 1.75 एम्पियर, और ये हमें मिल गया 10 में से फ्लो होने वाला करंट ये कंडीशन में। और फाइनली देखो, दोनों मेथड अब आपके मन में आएगा, एग्जाम में कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, आपके मन में यही आएगा कि दोनों के थ्रू आंसर तो सेम आया, दैट्स ओके। आपके मन में एक और आएगा कि यहां पे माइनस है, तो माइनस है, इसका क्या मतलब है? तो हम बताना आपको चाहेंगे कि माइनस है, इसका मतलब यह है कि करंट जो इसके पहले हमने क्लॉकवाइज लिए थे, इसके पहले मेथड 1 में हमने i2 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए थे, हमने क्लॉकवाइज लिए, तब जाके निगेटिव में आया। निगेटिव आया, इसका मतलब यह है कि हमें क्लॉकवाइज नहीं लेना चाहिए था, हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए था। इसका मतलब यह है बस। इसका मतलब मेथड 1 में जो हमने करंट i2 क्लॉकवाइज लिए थे, इसका मतलब वो अब क्लॉकवाइज नहीं फ्लो हो रहा है। ये नेगेटिव साइन देख के हम ये कह सकते हैं कि i2 क्लॉकवाइज नहीं फ्लो हो रहा है, i2 एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक है, बस इतना आपको मतलब निकालना है। आपको साइन यहां से हटाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ एडिशनल कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट है और ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको सभी लूप्स में सेम करंट लेके, सेम करंट का डायरेक्शन लेके सॉल्व करना पढ़ा रहे, तो आपको इस हिसाब से सॉल्व करना है। और अगर आपके कॉलेज में वोल्टेज सोर्स के साइन को देख के करंट का डायरेक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, तो फिर आपको इस हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। दोनों के थ्रू आंसर 101% एक ही आता है, वो आपके सामने है। देखो, दोनों के थ्रू हमने सेम आंसर ये निकाले हैं। और फाइनली
प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा और आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।